हाय, मैं हूँ प्रॉफमैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूँ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस, जिनसे आप कहीं भी और कभी भी किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं या फिर किसी नए कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज अभी हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं ये है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। और हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स देखने जा रहे हैं। तो इस सीरीज में जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद SOCl2। SOCl2 को हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। तो अगर किसी अल्कोहल अल्कोहल होता है ROH, इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ कराई जाती है तो देखिए हमें क्या मिलता है। एल्काइल क्लोराइड मिलता है या क्लोरो एल्केन मिलता है, साथ में SO2 मिलता है और HCl मिलता है। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप उसे बहुत अच्छे से देख लें। देख लें क्यों बोला? क्योंकि मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, वो मैं आपको इसी रिएक्शन में दिखा दूँ। देखिए, ROH एंड SOCl2 की रिएक्शन कराई तो SOCl2 में से एक Cl इस R के साथ जुड़ेगा और क्या बना देगा? RCl बना देगा। अब यहाँ पे एक और Cl अभी भी बचा हुआ है, वो इस H के साथ जुड़ेगा और क्या बना देगा? HCl बना देगा। अब देखो, यहां से दोनों Cl कंज्यूम हो गए, R कंज्यूम हो गया और H कंज्यूम हो गया। अब क्या बचा? एक S एंड दो O। और ये दोनों मिलके आपस में क्या बना देंगे? SO2 बना देंगे। तो अगर किसी अल्कोहल की रिएक्शन आप थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो आपको मिलेगा RCl, SO2 एंड HCl। इसमें ये जो SO2 एंड HCl बने हैं ये गैसियस फेज में होते हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन को काफी प्रिफर्ड रिएक्शन माना जाता है। अगर आप किसी अल्कोहल को किसी हेलो एल्केन में या फिर आई शुड से क्लोरो एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस रिएक्शन को एक प्रिफर्ड रिएक्शन माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं SO2 और HCl, ये गैसियस फेज में होते हैं, ये एस्केपेबल गैसेस होती हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जो बाय प्रोडक्ट्स हैं SO2 एंड HCl आर एस्केपेबल गैसेस, तो ये एटमॉस्फेयर में escape आउट कर जाते हैं और हमें प्योर RCl मिल जाता है। तो इसलिए इस रिएक्शन को एक प्रिफर्ड रिएक्शन बोलते हैं। तो आप लोग इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझिएगा। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। आपको जो भी नोट्स बनाने हैं आप वीडियो को पॉज करके उसके नोट्स बना सकते हैं। एंड इस रिएक्शन को आप कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं। अभी आने वाले वीडियोस में मैं कन्वर्जन भी बताऊंगा आपको कैसे करने होते हैं। तो इस रिएक्शन को ध्यान रखिएगा, ये एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। तो पहले पूरी चीज समझ लो। सैंडमेयर रिएक्शन, वैसे तो देखो यहां से सिर्फ ये जो ये पोर्शन है ना, ये सैंडमेयर रिएक्शन का पार्ट है। और ये जो कंपाउंड जो है इसको हम बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बट जब सैंडविच रिएक्शन लिखते हैं तो हम ये भी लिख देते हैं कई बार कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन कैसे रहा है। तो देखो, इसकी शुरुआत होती है एनिलीन से। जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है तो इसे हम बोलते हैं एनिलीन। इसकी रिएक्शन अगर हम NaNO2 एंड HCl के साथ करेंगे लो टेम्परेचर पर, देखिए 273 से 278 केल्विन, अगर आप सेंटीग्रेड में देखेंगे तो ये 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जब आप ये रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा एक स्पेशल कंपाउंड। ये एक, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर देखिए, मैंने आपको प्रॉपर पूरा बनाकर दिखा दिया है, बट कुछ जगह पर आपको ये ट्रिपल बॉन्ड वगैरह नहीं दिखता है। सिंपल इस जगह पर N2 लिखा होता है। तो बेंजीन के ऊपर N2 प्लस या Cl माइनस भी अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो भी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ही है। और मैंने आपको उसका इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिया है। तो अब देखो, जब ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन गया है इसके बाद सैंडमेयर रिएक्शन शुरू होती है। इसमें अगर आप इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो आपको डालना होगा CuCl एंड HCl, या फिर आप सीधे Cu2Cl2 भी डाल सकते हैं। अगर आप CuCl एंड HCl या फिर Cu2Cl2 डालते हैं तो देखो होगा क्या। ये N2 रिलीज हो जाएगा, देखो N2 रिलीज हो गया। ये Cl माइनस अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो गया। अब बेंजीन के ऊपर से सब कुछ निकल गया, बेंजीन की एक वैलेंसी खाली है। इस CuCl और HCl में से जो Cl है वो आके बेंजीन के ऊपर लग जाएगी और हमें क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन मिलेगा। सिमिलरली अगर मुझे ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो CuCl और HCl की बजाय मैं क्या ले लूंगा? CuBr एंड HBr, या फिर Cu2Br2। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा। N2 ऐसे निकल गया, Cl माइनस भी निकल गया। अब बेंजीन बचा और उसके ऊपर एक वैलेंसी खाली है। उस पे Cu2Br2 में से एक Br आएगा और वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और इस तरीके से हमें ब्रोमोबेंजीन मिलेगी। तो ये है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन।
अब इसकी कुछ और चीजें भी जो इससे रिलेटेड आपसे पूछी जा सकती हैं वो भी मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि ये जो Na NO2 और HCl हम यूज कर रहे हैं एग्जैक्टली इसका काम क्या है। तो देखिए, जब Na NO2 और HCl की रिएक्शन या डाइल्यूट HCl की रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है HNO2। HNO2 को कई बार HONO भी लिखा जाता है, क्योंकि ये भी है क्या, HN और दो O हैं तो HNO2 ही है। इसको कई बार इस तरीके से भी लिखा जाता है, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो जब NaNO2 की डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो HNO2 बनता है और NaCl बनता है। यहाँ पर हमारे काम की चीज है HNO2। तो बेसिकली सैंडविच रिएक्शन के लिए जो हमको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाना होता है, जब हम एनिलीन में Na NO2 और HCl डालते हैं तो एग्जैक्टली हो क्या रहा होता है, रिएक्शन मिक्सचर में HNO2 बन रहा होता है। और वो HNO2 एंड HCl इस एनिलीन के साथ रिएक्ट करके बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाता है। तो हो सकता है कहीं पर आपको एनिलीन के ऊपर ये Na NO2 और HCl ना लिखा हो, वहां पर लिखा हो एनिलीन प्लस HNO2 प्लस HCl, तो भी वो सेम रिएक्शन ही करेगा और हमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड देगा। और जब हमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा उसके बाद हम सैंड में रिएक्शन अप्लाई करके क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन उससे बना सकते हैं। अब एक और चीज, क्योंकि हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो अगर मान लो मुझे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन नहीं बनाना हो, मुझे आयोडोबेंजीन बनाना हो, तो हम क्या करेंगे? इन दैट केस हम Cu2Cl2 या फिर Cu2Br2 का यूज ना करेंगे। हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे? एक्वस KI यूज करेंगे। तो जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में एक्वस KI यूज करते हैं तो देखिए क्या होगा। N2 निकल गया, ये जो Cl है इसको K अपने साथ ले जाएगा और KCl बना देगा। अब देखो यहाँ से N2 और Cl सब कुछ जा चुका है, बेंजीन खाली बचा, उसके ऊपर एक वैलेंसी फ्री हो गई है। तो यहाँ पर जो I था वो इस बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा और इस तरीके से हमें आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है। बस ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से आपको आयोडोबेंजीन बनाना है तो आप एक्वस KI का यूज कर सकते हैं। आई होप अब आपको सैंडमेयर रिएक्शन और KI का यूज ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्लीज आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा और नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन। देखो, जब भी आप किसी रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो रिएक्शन एग्जैक्टली करती क्या है या यूज क्यों होती है। तो देखो, फिंकलस्टीन रिएक्शन का काम होता है क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन, या मुझे बोलना चाहिए एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना, यानी RCl या फिर RBr को RI में कन्वर्ट करना। एग्जैक्टली ऐसा हमें क्यों करना पड़ता है? ये इसलिए करना पड़ता है कि देखो, जब भी आयोडीन किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में फिर आपको अच्छी यील्ड में प्रोडक्ट मिले ये कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर हमें कभी RI बनाना है तो हम कोशिश करते हैं उससे पहले RCl या RBr बना लें। और ये जो RCl या RBr हैं, इनको अगर RI में कन्वर्ट करना है तो हम फिंकलस्टीन रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। अब देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है, मैंने यहाँ पे लिया है एक एल्काइल हैलाइड RX। इसमें मैंने लिख दिया कि X क्या क्या हो सकता है, Cl या फिर Br, क्योंकि क्लोराइड या ब्रोमाइड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इसकी रिएक्शन अगर मैं NaI के साथ कराऊंगा ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में और साथ में हीट कर दूंगा, तो देखो ये एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। यानी हेलोजन्स आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। कैसे? इसका जो हेलोजन है यानी कि I, वो R के साथ चला जाएगा और क्या मिलेगा? आयोडो एल्केन RI। और इसका जो हेलोजन है वो Na के साथ चला जाएगा और क्या मिलेगा? NaX। अब देखो X क्या था, Cl या Br, मतलब हमें यहाँ पर आयोडो एल्केन तो मिल गया और साथ में क्या मिल रहा है, या तो NaCl मिलेगा या तो NaBr मिलेगा। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर ये जो एसीटोन या ड्राई एसीटोन यूज हो रहा है इसका काम क्या है? इसका काम देखो क्या है, ये ड्राई एसीटोन ये जो यहाँ पर NaCl या NaBr बनेगा उसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देता है। और जो प्रेसिपिटेट होता है वो इनसॉल्युबल होता है, इसलिए उसको हम इजिली रिमूव कर सकते हैं। तो जब आप उसको रिमूव करोगे तो होगा क्या, आप प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हो, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो। आपने क्लास 11th में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में, लेशैटलियर्स प्रिंसिपल। तो लेशैटलियर प्रिंसिपल यही बोलता है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि आयोडीन की रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही NaCl या NaBr बनेगा वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, किसकी वजह से? ड्राई एसीटोन की वजह से। उसको हम रिमूव करते रहेंगे
और जैसे ही जैसे हम प्रोडक्ट रिमूव करते रहेंगे रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती रहेगी। तो बैकवर्ड रिएक्शन आसानी से शुरू नहीं हो पाएगी और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और रिएक्शन हमेशा किधर मूव करती रहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। तो ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आरसीएल या आरबीआर को आरआई में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये भी आरसीएल या आरबीआर को आरएफ में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, एल्काइल फ्लोराइड में। जैसे मैंने आपको बताया था कि आयोडीन की रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, वैसे ही आरएफ का अगर आप डायरेक्ट फॉर्मेशन करेंगे तो रिएक्शन काफी काफी वायलेंट होती है। वॉलेंट होती है मतलब काफी हीट वगैरह रिलीज होती है, एक्सप्लोसिव भी हो सकती है। तो इसलिए डायरेक्ट आरएफ कन्वर्ट नहीं किया जाता है, उसको पहले आरसीएल या आरबीआर बना लेते हैं और यहां से आरएफ में कन्वर्ट करते हैं। तो ये किस रिएक्शन के थ्रू किया जाता है? ये स्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू करते हैं। इसमें देखिए क्या है, आर एक्स लिया मैंने, इस पे भी एक्स सी एल या बी आर है क्योंकि हमको आरसीएल और आरबीआर को कन्वर्ट करना है। इसकी रिएक्शन हम किसी मिनरल फ्लोराइड के साथ कर सकते हैं। ये मिनरल फ्लोराइड क्या हो सकता है? एजीएफ हो सकता है, एएसएफ 3 हो सकता है, एसबीएफ 3 हो सकता है, सीओएफ 2 हो सकता है, एचजी2एफ2 हो सकता है, एटसेट्रा। तो इनमें से कोई भी मिनरल फ्लोराइड हो सकता है, बट सबसे सिंपल वाला एजीएफ होता है, हम वही यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आप याद रखिएगा, अगर आपको कभी स्वार्ट्ज रिएक्शन करानी हो तो आप सिंपली एजीएफ के साथ कराएंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बट आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए, सो दैट अगर कहीं रिएक्शन में ऐसा कुछ दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मिनरल फ्लोराइड के साथ आरएक्स की रिएक्शन हो रही है तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है और हमें क्या मिलेगा? आरएफ मिलेगा। ये भी एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। देखो यहाँ पे भी हेलोजन एक्सचेंज होता है। ये जो एफ है ये आर के साथ चला जाएगा और आर एफ बनाएगा, और ये जो एक्स है ये एजी के साथ चला जाएगा और क्या बनाएगा? एजी एक्स बनाएगा। और यहाँ पर देखो मैंने लिख भी दिया है कि स्वार्ट्ज रिएक्शन एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और इन्हें हेलोजन एक्सचेंज क्यों बोलते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। तो याद रखिएगा कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या करती है? क्लोराइड या ब्रोमाइड को आयोडाइड में कन्वर्ट करती है। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या करती है? क्लोराइड या ब्रोमाइड को क्लोराइड में कन्वर्ट करती है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और भी जगह यूज होगी इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ये है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले समझ लो, डी का मतलब होता है एलिमिनेश, एलिमिनेट करना। डी का मतलब होता है एलिमिनेशन या एलिमिनेट करना। तो हाइड्रो एंड हेलोजन, तो यानी इस रिएक्शन में कंपाउंड में से हाइड्रोजन एंड हेलोजन का एलिमिनेशन होगा या रिमूवल होगा। ठीक है। अब इसीलिए इसको हम किस में पढ़ते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन के अंडर पढ़ते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन को। और ये एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। देखो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप जरूर इसके नोट्स बनाते रहिएगा। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? बीटा एलिमिनेशन वो रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोजन कहां से रिमूव हो रहा है? एक बीटा कार्बन से रिमूव हो रहा है। इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंडर में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन जो है वो एक बीटा कार्बन से रिमूव हो रहा है। अब व्हाट इज अ बीटा कार्बन? देखो एग्जाम्पल से देखते हैं। ये मैंने लिया एक एल्काइल क्लोराइड। अब जिस कार्बन पर कोई ग्रुप लगा होता है, जैसे यहाँ पे Cl लगा है, उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और किसी अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड जो भी कार्बन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? बीटा। तो देखो इस कार्बन पे Cl लगा है, इसको अल्फा बोला, और इससे डायरेक्टली अटैच सिर्फ यही वाला कार्बन है तो इसको मैंने क्या बोला? बीटा कार्बन। अब ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन कहां से एलिमिनेट होगा? एक बीटा कार्बन से। अब इसमें रिएजेंट क्या यूज होता है? जब मुझे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना होता है तो मैं एल्कोहलिक KOH यूज करता हूं। याद रखिएगा यहाँ पे ये एल्कोहलिक लिखना जरूरी है क्योंकि एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे किसी और वीडियो में। तो एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन के लिए यूज होता है। अब आपने यहाँ पे जब एल्कोहलिक KOH यूज किया तो देखो होगा क्या? हाइड्रोजन और हेलोजन का एलिमिनेशन होना है। तो हेलोजन कैसे एलिमिनेट होगी? ये जो KOH का K है ये इस हेलोजन को निकाल के ले जाएगा, यानी ये KCl निकल जाएगा। देखिए आपको क्या मिल गया? KCl। और इस KOH का जो OH है वो इस हाइड्रोजन को निकाल के ले जाएगा और आपको क्या मिलेगा? HOH यानी कि H2O। तो देखिए हेलोजन भी एलिमिनेट हो गया और हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो गया। लेकिन अब इन दोनों कार्बन से एक एक वैलेंसी फ्री हो चुकी है। उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इनके बीच में किसका फॉर्मेशन हो जाता है? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और मुझे क्या मिलती है? एक एल्कीन मिलती है। तो इस तरीके से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। अब ये रिएक्शन आपको समझ में तो आ गई है, बट इससे रिलेटेड जो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। डिहाइड्रोहेलोजनेशन या किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है जिसको हम बोलते हैं सेडजेफ एलिमिनेशन रूल। ये क्या बोलता है कि अगर एक से ज्यादा बीटा कार्बन है, मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होनी है, बीटा कार्बन से, लेकिन अगर एक से ज्यादा बीटा कार्बन है तो क्या होगा? तो सेडजेफ एलिमिनेशन कहता है अगर एक से ज्यादा बीटा कार्बन है तो आप उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करिए जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है या फिर मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स हैं। ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट को और नोट भी करिएगा कि अगर एक से ज्यादा बीटा कार्बन है तो हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से एलिमिनेट करेंगे जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है या मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स हैं, टू ऑब्टेन द मेजर प्रोडक्ट। यानी मेजर प्रोडक्ट के लिए हम ये काम करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो ये मेरा कंपाउंड है, ये एक हेलो एल्केन है। जैसा कि मैंने बताया जिस कार्बन पे कोई ग्रुप लगा होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं। तो इस कार्बन पे बी आर लगा, इसको अल्फा बोला। और अल्फा से डायरेक्टली अटैच्ड जो कार्बन होते हैं वो बीटा होते हैं। तो इस अल्फा कार्बन से एक कार्बन ये अटैच्ड है तो देखिए ये भी बीटा है, और एक कार्बन ये अटैच्ड है तो ये भी बीटा है। अब मैं इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करा रहा हूँ। देखो अल्कोहलिक KOH को लिखने के कई तरीके होते हैं। एक तो मैं लिख दूं यहाँ पे अल्कोहलिक KOH। दूसरा मैंने क्या किया, KOH लिया और यहाँ पर एरो के ऊपर एक इथेनॉल रख दिया। इथेनॉल क्या है? एक अल्कोहल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? अल्कोहलिक KOH की बात कर रहे हैं जो एलिमिनेशन करवाएगा। अब एलिमिनेशन में क्या होता है? डीहाइड्रोहेलोजनेशन, मतलब हेलोजन का रिमूवल होगा। और वो कौन लेके जाता है अपने साथ? के। तो देखिए के अपने साथ लेके गया और क्या बन गया? KBr। अब हाइड्रोजन का रिमूवल होना है बीटा कार्बन से, बट यहाँ पे दो बीटा कार्बन है। बस एक, इस वाले बीटा कार्बन पे देखिए आप, दो हाइड्रोजन है, और इस वाले बीटा कार्बन पे तीन हाइड्रोजन है। सेडजेफ एलिमिनेशन रूल कहता है कि अगर मेजर प्रोडक्ट चाहिए तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करिए जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसमें दो है, इसमें तीन है, तो ऑब्वियसली इसमें से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। तो इसमें से अगर मैंने हाइड्रोजन को रिमूव किया तो H एंड OH मिलके क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। अब इसमें और इसमें Br और H रिमूव हो चुके हैं, एक एक वैलेंसी फ्री हो गई है, तो इनके बीच में क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। और इस तरीके से हमें मेजर प्रोडक्ट मिलता है। तो अब इस वाले का क्या, इस बीटा कार्बन का क्या? इसमें से भी रिमूवल होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। तो जब मैंने यहां से H और यहां से Br निकाल के यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया तो देखिए मुझे कैसा प्रोडक्ट मिला? माइनर प्रोडक्ट मिला। और साथ में K हमेशा Br को ले जाता है तो KBr, और OH जो है वो H को ले जाता है तो H2O। अब ऐसी जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं इस पे बैलेंसिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हमें सिर्फ बताना होता है प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहे हैं। तो देखिए मैंने मेजर बनाया, माइनर बनाया, और KBr एंड H2O बना दिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ बैलेंस नहीं किया कि कितने KBr बन रहे हैं या कितने H2O बन रहे हैं। तो आई होप अब आपको डिहाइड्रो हेलोजनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आगे इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अभी आपको अपने आप ही पता चलेगा जब आगे के लेक्चर्स आप देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में देखो क्या होता है, हम एल्काइल हेलाइड लेते हैं। ये एक एल्काइल हेलाइड है, और देखिए ये भी एक एल्काइल हेलाइड है RX, और ये भी क्या है? RX। इसकी रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ कराते हैं। तो देखो होगा क्या, ये जो सोडियम है ये एक X को अपने साथ ले जाएगा और NaX बनाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक और सोडियम भी होगा, वो दूसरे X को अपने साथ ले जाएगा और क्या बनाएगा? NaX बनाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सोडियम है ये हेलोजेंस को अपने साथ ले जाता है और क्या बनाता है? NaX बनाता है। अब देखो ऑर्गेनिक रिएक्शन है, मैंने आपको बताया बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे टू नहीं लिखा है। यहाँ पे अगर मैंने Na डाला हुआ है इसका मतलब बहुत सारे Na अवेलेबल है। तो ये जो Na है ये इस X को अपने साथ ले जाएगा और इधर से भी ले जाएगा दूसरा Na इस X को अपने साथ, तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? NaX। अब देखो इस R से भी X निकल चुका है, इस R से भी X निकल चुका है, दोनों की एक एक वैलेंसी खाली है। ये R और ये R आपस में जुड़ के क्या बना देंगे? RR। यानी दो एल्काइल ग्रुप अगर आपस में जुड़ गए तो हमें क्या मिला? एल्केन। लेकिन एक बात पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक R था, जो एल्काइल एलाइड है उसमें एक R था, लेकिन जो एल्केन है उसमें दो R है। तो इसका मतलब जो एल्केन हमें मिल रहा है उसमें डबल द नंबर ऑफ कार्बन हैं जितने की RX में थे, क्योंकि इसमें एक R था और इसमें दो R है। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्टेप अप रिएक्शन बोलते हैं। तो वुड्स रिएक्शन एक स्टेप अप रिएक्शन है। और क्योंकि यहाँ पर हम एल्काइल एलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ करा रहे हैं जो कि एक मेटल है, तो ये रिएक्शन विद मेटल की कैटेगरी में पढ़ते हैं, उसके अंडर हम इस रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो वुड्स रिएक्शन आपको क्लियर है। अब एक बहुत ही सिमिलर टाइप की रिएक्शन है फिटिग रिएक्शन। बिल्कुल वुड्स रिएक्शन की तरह बिहेव करती है, फर्क सिर्फ इतना है कि वुड्स रिएक्शन में हम हेलो एल्केन यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम हेलो एरीन यूज करेंगे। तो देखिए
हेलोएरिन क्या होता है? जब बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगा होता है। तो एक हेलोएरिन ये है, एक हेलोएरिन ये है। इसकी रिएक्शन मैंने Na से कराई। फिर वही होगा, Na जो है इस X को ले जाएगा, NaX बनाएगा, दूसरा Na इस X को ले जाएगा, NaX बनाएगा। अब ये दोनों बेंजीन रिंग्स, इनकी एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। तो जब बेंजीन रिंग की एक वैलेंसी फ्री होती है उसको हम फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। तो एक फिनाइल ग्रुप यहाँ है, एक फिनाइल ग्रुप यहाँ है, ये आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे? डाइफिनाइल। जैसे वहां पे आर और आर जुड़ के आर आर बना रहे थे, वैसे यहाँ पे दोनों फिनाइल जुड़ के डाइफिनाइल बना रहे हैं। तो ये है फिटिक रिएक्शन। और एक और सिमिलर टाइप की रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। देखो, इसमें वुड्स का भी कंपोनेंट है और फिटिक का भी कंपोनेंट है। तो वुड्स के कंपोनेंट में क्या होता था? हेलो एल्केन, वो लिया। फिटिक के कंपोनेंट में क्या होता था? हेलो एरीन, वो लिया। और Na के साथ रिएक्शन कराई। एक Na एक एक्स को, दूसरा Na दूसरे एक्स को ले जाएगा तो NaX बन जाएगा। अब यहाँ पे एक R और एक ये फिनाइल ग्रुप फ्री हो गए हैं। ये आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे? एल्काइल बेंजीन। तो ये है वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो आई होप आपको ये सारी रिएक्शंस, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो पॉज करके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और इन रिएक्शंस को बार बार आप रिवाइज करिए, क्योंकि ये रिएक्शंस अगर आपको क्लियर होंगी तो आप कन्वर्जन्स बहुत इजीली कर पाएंगे। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस आगे आएंगे उनको भी सॉल्व करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। और आने वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों के लिए हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स और बाकी ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा। ये भी डिस्कस करूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से रिवाइज करके रखना है, सो दैट आपको वो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। अब हम बात करते हैं अपनी क्विज की। जैसा कि आपको पता है, मैं हर लेक्चर के बाद एक क्विज पूछता हूँ। एक बहुत आसान सा सवाल है। एक पॉली हेलोजन कंपाउंड होता है DDT, आपको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जिनको पता है वो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, और जिनको नहीं पता है वो पहले इसको प्रिपेयर करें और उसके बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें। जो लोग सही आंसर देंगे उनके कमेंट्स को मैं लाइक कर दूंगा। और ये भी पॉलीहेलोजन कंपाउंड भी आपके सिलेबस में है, तो आपको इसका फुल फॉर्म और इसके यूजेस वगैरह डिटेल में पता होने चाहिए। तो ठीक है, आज हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, और प्रॉफमेन सेज बाय।